अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम बेसिक डिस्कशन करने जाएंगे हाउ टू गेट एडमिशन इन अ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन हासिल किया जाता है पाकिस्तान में, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो 2023 के सेशन में एडमिशन लेने जाएंगे, यानी उनका एंट्री टेस्ट 2022 में होगा और उनका जो एडमिशन होगा वो सेशन 2023 में होगा। आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं और अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, उसमें तमाम बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंट्री टेस्ट, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप एमडी केट और ई केट के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया है इसका, एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह का होता है, हाउ टू कैलकुलेट मेरिट, जो मेरिट बनता है ना, मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ सीट्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में नंबर ऑफ सीट्स को हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं और प्राइवेट कौन कौन सी मेडिकल कॉलेजेस हैं सिंध की, वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। सैम्पल क्वेश्चंस ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर बहुत सारे जो है वो आप देखते रहते हैं, अक्सर हम एमसीक्यू का लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो सैम्पल क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम बाय सिंध बोर्ड टीचिंग का जो एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम है वो किस तरह का होता है, तो ये आज के हमारे इस लाइव सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें हम वन बाय वन इस सेशन को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट को इट इज ऑल्सो नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्री टेस्ट को एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। और एमडीकेट क्या होता है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। और इसी तरीके ई केट क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो यानी उसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी एंट्री टेस्ट को कहते हैं। अब ये एंट्री टेस्ट क्यों लिया जाता है, मोटिव टू जज द मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की मेंटल कैपेबिलिटीज को जज करने के लिए बाकायदा ये टेस्ट लिया जाता है। जैसे इंटर का एग्ज़ाम जो आपका होता है अक्सर जो उसका पैटर्न में उर्दू है, इंग्लिश है और तरीके, लेकिन मेंटल कैपेबिलिटीज को जज करने के लिए एक अलग एग्ज़ाम लिया जाता है ताकि हमें जो है वो इंजीनियरिंग जो है वो ज़हीन इंजीनियरिंग मिल सकें, इंजीनियर्स मिल सकें और डॉक्टर्स जो हमारे मुल्क में बन सकें वो भी ज़हीन तरीन हो। तो कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, हर साल जो है वो सिर्फ कराची भर में अपियर होने वाले स्टूडेंट की तादाद 10,000 से ज़्यादा होती है और करीब करीब एडमिशन जो होता है वो मेरिट की अगर सिर्फ बात की जाए तो 800 या 900 तक स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस में मेरिट में एडमिशन लेने में कामयाब होते हैं। यानी एवरेज अगर बात भी कर लीजिए बढ़ा चढ़ा के भी तो हर 10 में से किसी एक का एडमिशन होना, ये बात ज़हन नशीन कर लें। ये मत सोचो आपने हर 10 में से कोई एक बच्चा मेरिट पर एडमिशन लेने में क्या होगा, कामयाब होगा, बाकी 9 को रिजेक्ट करना। तो इसीलिए जो है वो इस टेस्ट को जो है वो टफ से टफ बनाया जाता है ताकि ज़हीन से ज़हीन बच्चे जो है वो आगे बढ़ सकें। सबसे पहले इसकी सिंध में शुरुआत जो की थी वो IBA ने की थी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 1999 में। 1999 से पहले गौर से सुनिएगा, 1999 से पहले कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता था। इंटर की परसेंटेज, इंटरमीडिएट की परसेंटेज जिसकी ज़्यादा होती थी उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता था, जिनकी कम थी उनका नहीं होता था। लेकिन अब एक चांस है, जिनकी परसेंटेज जो है वो इंटर की बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर हासिल करके क्या कर सकते हैं, एडमिशन हासिल कर सकते हैं। तो याद रहे 99 से पहले कोई एंट्री टेस्ट जो है वो नहीं हुआ करता था, 99 से यहाँ जो है वो लॉन्च हुआ।
हाल में रिसेंट में कई सालों तक जो है वो NTS जो है ये एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करता गया, नेशनल टेस्टिंग सर्विस के नाम से है, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करते थे। और पिछले 2 साल से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो इसके तश्कील हुआ और PMC पूरे पाकिस्तान में, गौर से सुनिएगा, PMC पूरे पाकिस्तान में एक ही टेस्ट जो है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट करता है, एक ही सिस्टम के। देखिए पेपर का मतलब एक पेपर नहीं, मतलब पूरे मुल्क में अगर आप MBBS या BDF चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाह रहे हो या प्राइवेट से करना चाह रहे हो तो उसका एग्जाम कौन लेगा, PMC। अब उसमें बाकायदा पूरा स्केड्यूल होता है, हर स्टूडेंट का जो वो कंप्यूटराइज एग्जाम होता है, कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा होता है। तो ये पूरा टेस्ट जो है अब से पिछले 2 सालों से PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है ये टेस्ट कंडक्ट करता है। तो ये थी हमारा आज का पहला ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज एंट्री टेस्ट। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। एंट्री टेस्ट में अपियर होने के लिए याद रखिएगा 65% ओवरऑल इन इंटरमीडिएट एग्जाम, आपकी इंटरमीडिएट एग्जाम में कम से कम 65% होना जरूरी है। अगर आपकी परसेंटेज 65 से कम है तो आप एंट्री टेस्ट में अपियर ही नहीं हो सकते। एंट्री टेस्ट का पास या फेल होना एक अलग बात है, आपको टेस्ट में बैठने ही नहीं देंगे बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहन नशीन रखिएगा, अगर आप MBBS या BDS करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट में कम से कम इतनी मेहनत करें कि आपकी 65% से ज़्यादा परसेंटेज आ जाए। कैंडिडेट अवेटिंग फॉर रिजल्ट में ऑल्सो अप्लाई, वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आता, अक्सर एंट्री टेस्ट जो है ना इंटर के फौरन जो है वो इंटर के एग्जाम के 1 महीनों के बाद जो एंट्री टेस्ट हो जाता है, तो उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आया होता। तो कैंडिडेट अवेटिंग फॉर रिजल्ट में ऑल्सो अप्लाई, जिनका रिजल्ट नहीं आया होता वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन शर्त है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी परसेंटेज 65% से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये बात ज़हन नशीन हो जाए, ऐसा ना हो कि रिजल्ट अवेट कर रहे हो, पता चल रहा है सप्ली लग रही है, सप्ली आ रही है, या पता चल रहा है 50% आ रहा है रिजल्ट। नहीं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन 65% से ज़्यादा परसेंटेज का होना ज़रूरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आप जिस मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पे हमने बाकायदा एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें CNIC होना चाहिए, फॉर्म B होना चाहिए, जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, फादर का डोमिसाइल भी वहाँ का होना चाहिए, PRC ऑन फॉर्म C, पर्सनल रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी उसी एरिया की होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, एक तो इंटर में आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंटर में 65% होनी चाहिए, और तीसरी चीज पासिंग मार्क्स इन MD-GATE का टेस्ट क्लियर होना चाहिए। MD-GATE का टेस्ट क्लियर की परसेंटेज कितनी है, 65%, यानी 210। अभी हम पेपर एग्जाम पैटर्न को हम जो डिस्कस करेंगे उसकी, तो उसमें 210 में से आपके 137 सवाल जो है उनके जवाब सही होना जरूरी है। और इसी तरीके से E-GATE वाले स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स है वो 50% है इनके टेस्ट में। ज़्यादातर हर यूनिवर्सिटी का वैसे क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, लेकिन NAD यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उसमें 100 सवाल होते हैं और उसमें से 50 सवाल सही होना ज़रूरी है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि इन शराइत। अब याद रखिएगा, अगर यहाँ इंटर में आपने कराची में टॉप किया, इंटर में आपकी 90% आई, जैसे इस साल जो है वो एग्जाम प्रोमोट किया, बोर्ड वालों ने भर भर के परसेंटेज दी, 95% है किसी की, और MD-GATE का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपने 136 स्कोर किया, तो आपकी वो 95% आपको काम नहीं आएगी। तो यहाँ आपने 65 से ज़्यादा लेना है और यहाँ टेस्ट क्लियर करना। अगर अक्सर बच्चा पूछता है कि सर मेरा एंट्री टेस्ट में 133 स्कोर है और इंटर की वो 95% बता रहा था, ऐसा हुआ है इस बार? तो इंटर की एंट्री टेस्ट में 133 स्कोर है, इंटर की 95 है, सर मैं कौन सी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करूं? तो जवाब है कि बेटा आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एंट्री टेस्ट तो क्लियर ही नहीं है। तो ये क्लियर करना भी आपके लिए मस्ट है। तो ये हमारा जो था आज की इस लाइव सेशन का दूसरा हिस्सा था, वो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, अब हम उस पर बात करते हैं। हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न। आइए हम एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करते हैं तो एग्जामिनेशन पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बेस पर होगा, जिसमें MD-GATE और E-GATE का पैटर्न जो है वो अलग है। E-GATE में
फिजिक्स के 25 एमसीक्यू आएंगे, केमिस्ट्री के 25, इंग्लिश के 25, मैथमेटिक्स के 25, कुल मिलाकर 100 एमसीक्यू होंगे, जिसमें से 50 एमसीक्यू आपके सही होना जरूरी है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी गलत करने पर आपके नंबर जो है वो माइनस नहीं होंगे। ड्यूरेशन जो है वो ई-केट का 2 आवर्स है, 2 घंटे में आपने ये पेपर जो है वो मुकम्मल करना होता है। जबकि एमडीकेट के लिए आप सिचुएशन अलग है, कंप्यूटराइज आपका जो है वो एग्जाम होगा। कंप्यूटराइज एग्जाम में जो है आपके पास 68 एमसीक्यू बायोलॉजी के हैं, 56 केमिस्ट्री के हैं, 56 फिजिक्स के हैं, इंग्लिश के 20 एमसीक्यू, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी शामिल किया जो कि ई-केट में नहीं था, लेकिन अब यहाँ है 10 एमसीक्यू, कुल मिलाकर 210 सवाल का जो है वो करना है। और इन 210 में से 50% मार्क्स नहीं चाहिए, 65% आपको लाना है। और यानी 210 में से 137 जो वो पासिंग है, 136 वाला भी फेल कंसीडर किया जाएगा, तो 137 लाना जरूरी है। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 210 में से आपके कम से कम 137 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ एमडीकेट 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे। यकीन करें ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर बच्चे जो पिछले साल ले थे ना, 2-2 घंटे में पेपर करके निकल लेते हैं, 2-2 घंटे के अंदर पेपर हो जाता है, 1.5 घंटा इजाफी है। तो इसीलिए अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट वाले ये इस पट्टी बढ़ा रहे हैं कि बेटा टाइम ड्यूरेशन कम होता है, आपको बहुत 30-30 सेकेंड में एमसीक्यू करके देना है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम ड्यूरेशन पीएमसी ने बहुत बढ़ा दिया। अब पेपर में एमसीक्यू किस तरह के होंगे, एमसीक्यू जो है वो किस तरह के होंगे। कुछ इंस्टीट्यूट वाले सारे सवाल मुश्किल रख के बच्चों को डरा दो, जितना डराएंगे उतने ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे, जितने ज़्यादा एडमिशन लेंगे उतनी ज़्यादा वो फीस चार्ज करते हैं। 50-50 हज़ार रुपये वो फीस चार्ज कर रहे होते हैं बच्चों को डरा डरा के, जबकि ऐसा नहीं है। पीएमसी ने अपने सिलेबस में ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है 20 सवाल जो होंगे वो ईजी होंगे, यानी डेफिनेशन लिखी हुई आपने उसको जवाब देने हैं, यानी ईजी सवाल होंगे। किसी की यूनिट पूछ ली तो बिल्कुल ईजी होंगे। 60% क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट होंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं। और 20% सवाल जो होंगे इन 210 में से 20% क्वेश्चन जो होंगे, यानी 210 का अगर 20% अगर लगा ले तो कितना बन जाता है 42 क्वेश्चन। तो 42 क्वेश्चन जो होंगे वो हार्ड होंगे, बकिया 20% और 60% क्वेश्चन जो हैं वो ईजी और मॉडरेट की कैटेगरी में है। यानी 210 में से 42 क्वेश्चन जो होंगे वो हार्ड होंगे, बकिया सवाल जो होंगे वो ईजी और मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में आएंगे। तो ये था आपके एग्जामिनेशन पैटर्न ई-केट का और एम-केट का। अब हम जो आ रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स से पहले, हाउ टू कैलकुलेट मेरिट। मेरिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि भाई इसका मेरिट ज़्यादा है इसका कम है, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। मेरिट का जो फॉर्मूला है जो पीएमसी की तरफ से जो इस साल का आया है, हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट सेशन वालों के लिए मेरिट का फॉर्मूला वो तब्दील कर दें, लेकिन जो पिछला जो सेशन है जिसमें इस बार बच्चों का जो एडमिशन हुआ है उनका पैटर्न कुछ ये है, ABC प्लस करेंगे और आपका मेरिट कैलकुलेट होगा। इस ए में ए रिप्रेजेंट कर रहा है 10% मैट्रिक की परसेंटेज को, 40% बी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटर की परसेंटेज को, और एमडीकेट जो है वो 50%, यानी देखो 10% और 40% कितना हो गया 50%, और बकिया 50% एमडीकेट है। यानी मैट्रिक यानी 9-10 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल, 4 साल की मेहनत एक तरफ है, और अगले अब जो 4 या 5 महीनों के बाद जो आपका एमडीकेट का एग्जाम होने जा रहा है वो एक तरफ हो गया। समझ लो, अगर आपने एमडीकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो आपने अपनी 4 साल की मेहनत को क्या कर दिया, ज़ाया कर दिया। अभी तक बच्चे एमडीकेट को सीरियस ले ही नहीं रहे, अभी तक बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि इंटर के एग्जाम के बाद प्रिपरेशन करेंगे। तो बेटा सोचो, इंटर तो इसका सिर्फ फर्स्ट ईयर तो हो गया, सेकेंड इंटर तो सिर्फ इसका 20% हिस्सा है ना, जबकि 50% हिस्से को आप दाव पे लगा रहे हो। तो इसीलिए एमडीकेट की तैयारी जो है वो अभी से शुरू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैट्रिक 10% है, इंटर 40% है, और एमडीकेट 50%। 4 साल एक तरफ करो, एमडीकेट जो 3.5 घंटे का एग्जाम एक तरफ करो, ये आपके पूरे 4 साल पे भारी पड़ जाएगा। और ये ए, बी और सी तीनों मिलकर प्लस होंगे, तो इसमें 100% एमडीकेट के मार्क्स हैं। एग्जाम्पल में समझाने के लिए कि एक बच्चा है जिसकी मैट्रिक में 85% आई है, इंटर में 80% लाया है, और एमडीकेट में 210 में से 170 सवाल उसने सही कर लिए। तो अब उसका मेरिट क्या कैलकुलेट होगा, तो मैट्रिक के 10% यानी 85 का 10% हिस्सा कितना होता है 8.5, 80% का 40%, मतलब देखो ना इंटर 40% लेना है ना, तो उसने इंटर में 80% लिए, तो 80 का जो 40% हिस्सा बनता है वो 32 बनता है। आपने क्या करना है,
10 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो आपके पास ये आ गया 32। और एमडीकेट का 50% हिस्सा, एमडीकेट का क्या करना है, 50% हिस्सा लेना है, तो 170 को 210 से डिवाइड करोगे, जो भी परसेंटेज आ जाएगी उसको 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर ये आएगा 40.47। इन तीनों को प्लस कर दो, आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है 80.97%। अब ये परसेंटेज जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका मेरिट भी उतना हाई होगा। कराची में, सिंध में, कराची में जिसने सबसे हाईएस्ट जिसका ये स्कोर बन रहा होगा वो नंबर 1 पे होगा, जिसका इससे थोड़ा कम होगा वो 2 पे होगा, वो 3 पे होगा, 4 पे होगा। इस तरीके से ये पूरी एक सेटिंग चलती जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों प्लस करके जिसका कराची में सबसे ज्यादा स्कोर आ रहा होगा वो सबसे टॉप पर होगा। तो ये याद रखना है आपने। तो मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया। अब आते हैं अहम हिस्से की तरफ, वो है नंबर ऑफ सीट्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज। पहले हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करेंगे कि सर कितनी सीट्स हैं। पहले पब्लिक सेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे प्राइवेट की भी। तो जल्दी से हम वो करते हैं। डाउ मेडिकल कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस की 350 हैं, जिसमें सेल्फ फाइनेंस की परसेंटेज कुछ सीट्स हैं, मेरिट की सीट्स भी मौजूद हैं। सिंध मेडिकल कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 350 है। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज केएमडीसी के नाम से है, 250 सीट्स हैं एमबीबीएस की। लियारी मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स हैं एमबीबीएस की। ये चारों मेडिकल कॉलेज जो है वो कराची के अंदर हैं। जबकि इसके बाद खैरपुर मेडिकल कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स 300 हैं एमबीबीएस की, और लम्स के अंदर जो है वो 350 एमबीबीएस की सीट्स हैं जो कि जामशोरो में है। पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन, यहाँ लड़के अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ लड़कियां अप्लाई करेंगी। 250 सीट्स हैं एमबीबीएस की और ये नवाबशाह में है। गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज जो कि सखर में है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 100 हैं। डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज 150 सीट्स हैं एमबीबीएस की और ये कराची में है। तो ये तमाम पब्लिक सेक्टर्स की मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी। अब आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नंबर 1 पर आगा खान है जो कि कराची के अंदर है, 100 सीट्स हैं। बिलावल मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में है, नंबर ऑफ सीट्स 100 हैं। बकाई मेडिकल कॉलेज कराची के अंदर है, 100 सीट्स हैं। इसरा यूनिवर्सिटी 150 सीट्स हैं एमबीबीएस की, हैदराबाद में है। हमदर्द मेडिकल कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस की 100 है। जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 100 सीट्स एमबीबीएस की। सर सैयद मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ गर्ल्स की है और स्पेशली वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते तो सर सैयद उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 100 सीट्स हैं एमबीबीएस की। ज़ियाउद्दीन मेडिकल कॉलेज 150 सीट्स हैं एमबीबीएस की। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स हैं एमबीबीएस की, मीरपुर खास के अंदर है। लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स हैं और ये भी कराची में है। बहरिया यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ सीट्स 100 हैं, ये भी कराची में है। अल-तिबरी मेडिकल कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स 100 एमबीबीएस की। यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज 100 है और ये भी कराची में है। इंडस मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स हैं और टंडो मोहम्मद खान के अंदर है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 100 सीट्स हैं एमबीबीएस की। अब अगर आप देखें इन तमाम लिस्ट के अंदर 3 पर मैंने एरो बनाया है, याद रखिएगा, इसको ज़रूर कंफर्म कीजिएगा इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कि क्या ये पीएमसी से अप्रूव हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अभी शायद हो सकता है इनका प्रोसेस है या अप्रूव हो चुकी है। तो ये 3 बाकी जितनी भी मेडिकल कॉलेज हैं ये पीएमसी से, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की रजिस्ट्रेशन आपने पहले कन्फर्म करनी है और फिर एडमिशन लेना है। इंडस मेडिकल कॉलेज, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और बिलावल मेडिकल कॉलेज जो कि हैदराबाद के अंदर, एक मिनट कैमरा फोकस करते हैं, हैदराबाद के अंदर है। इसकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के बाद ही आपने एडमिशन लेना है। तो अब इसके बाद मेडिकल कॉलेजेस के बाद अब जो है वो मैं थोड़ा सा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम बाय सिंध बोर्ड टीचिंग, वो स्टूडेंट जो सिंध बोर्ड टीचिंग के एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोग्राम को जानना चाहते हैं तो उनके बाद बताते हैं। तो ग्रुप 8 कंप्लीटेड, याद रखिएगा अब तक हमारे 8 ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रुप 9 की रजिस्ट्रेशन जो है वो एमडीकेट में लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने तमाम डिटेल्स इसमें प्रोवाइड की हुई है। अब हम थोड़ा कंपेयर करते हैं कि फिजिकल कोचिंग क्लासेस जो एमडीकेट और ईकेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसमें और सिंध बोर्ड टीचिंग में क्या फ़र्क है। तो फी फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स 3500, जो 7 से 8 में स्टार्टिंग का जो ग्रुप होता है ना वो पूरा मतलब 10-10 महीने चलता है।
फी कितनी है? सिर्फ एक मरतबा 3500 कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए। जबकि आप फिजिकल क्लासेस में जब आप जाते हो तो फिजिकल क्लासेस में कम से कम भी इंस्टीट्यूट 40,000 से 50,000 पूरे कोर्स की फ़ी क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अगर आप इसको 10 से डिवाइड भी कर दो तो भी ये फ़ी कुछ नहीं बन रही, 10 से भी कम है। ऑनलाइन लेक्चर्स इन रिकॉर्डेड फॉर्म विच कैन बी व्यूड एट योर सुटेबल टाइमिंग विद इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन है, जो लेक्चर्स के लिंक दिए जाते हैं, आप अपनी सहूलत से देख सकते हैं सुटेबल टाइमिंग पर। क्योंकि आप इंटर की अभी तैयारी भी कर रहे हैं, कॉलेज भी जाना है, इंटर की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपने दिन का एक मखसूस टाइम जो है, एक टाइम जो है वो आपने मखसूस किया है कि इस टाइम पर मुझे एप्टीट्यूड के लेक्चर जो है वो सुनने हैं और मुझे इसकी तैयारी करनी है। जबकि फिजिकल क्लासेस में कोई सुटेबल टाइमिंग नहीं है। संडे वाले दिन जो है वो एक साथ जो वो 6-6 घंटे की क्लास रख देते हैं, बच्चा तो 2-3 घंटे के बाद थक जाता है। आप 6-6 घंटे की क्लासेस जो है वो सैटरडे वाले दिन रख दी, इसी तरीके से संडे वाले दिन रख दी। अब बीच में रमज़ान आ रहा है तो रोज़े की हालत में सहरी के बाद जो है वो पेरेंट्स ने पहुंचना है। सहरी के बाद जब इंसान को इंतहाई शिद्दत से नींद आ रही है, या चलो नींद नहीं भी आ रही, तो वहाँ जाना बड़ा एक मुश्किल काम हो रहा होता है। तो कोई सूटेबल टाइमिंग नहीं होती एमडीकेट की। आप ज़्यादातर अपने दोस्तों से पूछ लो, वीकेंड का टाइम टेबल बना हुआ है, कभी शाम में बुला रहे हैं, कभी सुबह में बुला रहे हैं, अजीब तरीके से जो है वो टाइम टेबल इनका होता है। जबकि यहाँ टाइम टेबल आपने खुद बनाना है कि आपका दिमाग किस वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है। अभी वो सुबह सवेरे भेजते हैं तो आपको हो सकता है रात में स्टडी करने वाले हो, सुबह दिमाग ही ना चलता हो सही से, आपको कोई प्रॉपर टाइम टेबल की फैसिलिटी नहीं है। जो उनकी टाइम है आपने फॉलो करना है, जबकि यहाँ आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे। ओके और दूसरा ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर में कुछ बच्चे जो है ना, कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप उस लेक्चर को 2 से 3 बार भी प्ले करके अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जबकि वहां एक क्लास में 50 से 60 बच्चे बैठे हुए और टीचर ने जाकर एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो क्या आप उसको, ये तो चलो कोई सवाल कर लिया, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है कि वो पूरा लेक्चर आपको दोबारा सुना दे? नहीं। तो ये आपके पास ये ऑनलाइन फैसिलिटी है। नो कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस आना जाना तो है नहीं, जबकि यहाँ कन्वेंस चार्जेस इसमें अलग शामिल हो जाएंगे। नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में कोई वेस्टेज नहीं है, घर बैठे आपने जो वो क्या करना है, लेक्चर सुनने, यहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग। इसी तरीके से वीकली ऑनलाइन टेस्ट, 2 ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं हफ्ते में, 50-50 एमसीक्यू के जो है वो 2 ऑनलाइन टेस्ट आपके होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, और उसके बाद 50 रिवीजन टेस्ट भी इसमें शामिल है। तो ये चीज़ है। जबकि यहाँ जो है वो ट्रेनिंग में जब आप टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट के साथ साथ क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, थकावट होगी। और मेन चीज़ क्या, को एजुकेशन। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इसीलिए एमडीकेट की तैयारी नहीं करते कि को एजुकेशन में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। जबकि यहाँ ऐसा तो है नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स का बिल्कुल सेपरेट ग्रुप होता है। और कोई भी लेक्चर जब सुन रहे होता है बच्चा, तो वो अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में देखते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो तो अक्सर बताते हैं कि मेरी बेटी जो है वो उसके साथ बैठ के मैं भी लेक्चर सुनता हूँ सर आपका। या इसी तरीके से जो फीमेल कुछ डॉक्टर है वो कहते हैं हाँ सर मेरा बेटा लेक्चर जब सुनता है तो मैं भी आपके जो है वो लेक्चर सुन रही होती हूँ। ऐसे ही तरह मतलब पेरेंट्स पूरी नज़र रखते हैं बच्चों के ऊपर। यहाँ ऑनलाइन में आपका फ़ायदा होगा। जबकि वहाँ को एजुकेशन में बच्चा स्टडी कर रहा है, नहीं कर रहा, आपने उसको वहाँ छोड़ दिया। अब वहाँ बच्चा फ्रेंडशिप में लग गया, दोस्ती कर रहा है, लाइब्रेरी में डिस्कशन कर रहा है, गया तो वो स्टडी के बहाने से, लेकिन वहाँ काम कुछ और कर रहा है। जबकि यहाँ पूरी नज़र जो है वो पेरेंट्स की होगी कि कितने टाइम वो लेक्चर सुन रहे नहीं। और इसी तरीके से एमसी की बुक्स इन पीडीएफ फॉर्म, याद रखिएगा पीडीएफ फॉर्म में जो है वो कुछ ही टाइम में तमाम ग्रुप में जो है वो बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। और उसमें तमाम इंस्टीट्यूट, नाम ना इंस्टीट्यूट वाले, उनकी बुक्स भी पीडीएफ में अवेलेबल हैं। तो मटेरियल के लिए तो आपने परेशान होना ही नहीं है, सब जो है वो अवेलेबल है, वो ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ 10,000 प्लस एमसीक्यू, 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन जो है वो अब तक मौजूद है। और हम इससे भी ज़्यादा एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल क्लासेस में अगर आप देख लो तो एक घंटे की क्लास होती है, उसमें अच्छे से अगर एमसीक्यू एक्सप्लेन करना हो तो टीचर 20 एमसीक्यू जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है। अब इन 10,000 एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर को कितने लेक्चर चाहिए? 10,000 एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने के लिए अगर देखा जाए तो टीचर को कम से कम 500 लेक्चर चाहिए। कितने लेक्चर चाहिए? 500 लेक्चर जो है वो इन 10,000 एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। तो क्या टीचर कोई टॉपिक नहीं समझाएगा? भाई टॉपिक पहले एक्सप्लेन किया जाता है फिर एमसीक्यू एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो 10,000 एमसीक्यू आपसे ज़्यादा एमसीक्यू आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और टॉपिक्स के लेक्चर अलग। याद रखिएगा टॉपिक्स पहले एक्सप्लेन किया जाएगा फिर एमसीक्यू एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ इतने ज़्यादा एमसीक्यू फिजिकल क्लासेस में एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ फेडरल बोर्ड प्लस सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड के कोर्स भी कवर किया जाएगा, सिंध बोर्ड के जो लेक्चर्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये दोनों कवर हो रहे हैं फिजिकल क्लासेस में। अगर 500 लेक्चर अगर टीचर्स को सिर्फ एमसीक्यू एक्सप्लेन करने
मिलेंगे, फिर टॉपिक समझाना, और टॉपिक में फेडरल बोर्ड या तो वो फेडरल समझा सकेगा या सिंध बोर्ड समझा, जबकि दोनों नहीं समझा सकेंगे। तो फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड दोनों के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बच्चे के जहन में होगा कि फिजिकल क्लासेस में कोई सवाल अगर मेरे जहन में होगा तो वो तो मैं टीचर से पूछ लूंगा। ऑनलाइन में कैसे? तो फेसबुक डिस्कशन ग्रुप हमारा बना हुआ है, इसको लाजमी ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, और इस ग्रुप में 29,000 से ज़्यादा ज़हीन बच्चे हैं जो डेली बेसिस पर सैकड़ों की तादाद में एमसीक्यू, स्पेशली एग्जाम सीजन में आप देखिएगा कितने एमसीक्यू वहाँ पोस्ट हो रहे होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आप घर बैठे कोई भी एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा, उसकी तस्वीर खींची और आपने उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया। एक एक करके करना है, ऐसा ना हो कुछ बच्चे होते हैं ना एक साथ 15 एमसीक्यू डाल दिए, तो किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपके 15 सवाल को गौर से देखें। एक एक करके आपने 15 सवाल डाल दिए, तो किसी सवाल का जवाब अहमद ने समझा दिया, तो किसी सवाल का जवाब दानिश ने दे दिया, किसी सवाल का जवाब जो है वो शर्जील ने बता दिया। ऐसे करके एक एक करके आपने समझदारी से वो पोस्ट करने, तो आपके तमाम सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। आपने इंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस होना है, और अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ई-कैट या एम-डी-कैट के हवाले से, तो मैं आपको जस्ट रिकमेंड करूँगा, कोई फोर्सफुली नहीं, जस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। इसमें आपकी प्रिपरेशन किस तरह होगी, इससे पहले वाली वीडियो में मज़ीद डिटेल मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।